चलो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। अनुशिखा कौन सा बोला क्वेश्चन बेटा? सर 14 सर बन तो गया बट ना मेथड एक बार देखना है। अच्छा देख लेते हैं। एक्सरसाइज 9.1। बाकी है ये एक्सरसाइज काफी इजी, ठीक है ना। बस ये 14 ही एक क्वेश्चन है जो काम का है, बाकी तो सब डायरेक्टली निकालने हैं। तो 14 क्वेश्चन में कह रहा है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 is equal to a1 is equal to a2 and an is equal to an minus 1 plus an minus 2 for all n greater than 2. a1 is equal to a2, फर्स्ट टू टर्म्स हैं 1, और नंबर ऑफ टर्म मोर देन 2 की बात करें यानी 3, 4, 5, तो कह रहा है कि बाकी की टर्म आप इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करेंगे। एक तो ये एक्सप्रेशन दी गई और हमसे बोला गया, अब टर्म फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, हमसे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। और वैल्यू दी गई है बच्चों, कह रहा है फाइंड a to the power n plus 1 अपॉन, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, पावर नहीं, a n plus 1 1th टर्म अपॉन a n, इसकी वैल्यू निकालनी है फॉर ऑल n 1, 2, 3, 4 और 5, इन सब के लिए आपको वैल्यूज निकालनी। तो मैं पहली वैल्यू लेता हूं फॉर n इज इक्वल टू 1, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं an को मैं ऐसे रहने देता हूं जो कि ये सिंबल थोड़ा शो करे, an प्लस 1 अपॉन an, इसका मतलब हो गया 1 प्लस 1 अपॉन a1। वैल्यू आ गई बच्चों a2 अपॉन a1, और a2 की वैल्यू है 1 और a1 की वैल्यू भी है 1, तो ये फॉर n इज इक्वल टू 1 आपने निकाल दिया। अब निकालो फॉर n इज इक्वल टू 2, तो an प्लस 1 अपॉन an इज इक्वल टू a2 प्लस 1 अपॉन a2, दैट इज a3 अपॉन a2। अब a2 की तो वैल्यू पता है बट a3 नहीं पता, तो हमें आना पड़ेगा से निकालेंगे, रिलेशन पे आना, ठीक है। अब इस रिलेशन की हेल्प से आप a3 फाइंड आउट कर सकते हो, और वैसे भी ये रिलेशन डिफाइंड हो रहा है वेयर n इज ग्रेटर देन 2, और n 2.5 नहीं हो सकता क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट करता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो यानी 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। तो अगर हम a3 की वैल्यू यहां से निकालें बच्चों, तो बिकॉज a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 वो 2 हो जाएगा, प्लस a3 माइनस 2 ये a1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज a3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, और a3 की वैल्यू आ गई 2। देयरफॉर द रिलेशन इज a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो ऐसे बाकी की टर्म्स निकाल लेनी। देखो फटाफट जरा, कर लोगे सभी? यस सर। हो जाएगा ना? ऐसे किया है अनुशिका? यस सर, मैंने ऐसे ही किया, बट ना पहले मैंने a1 a2 a3 a4 निकाल लिया है, उसके ठीक बाद है। फिर लास्ट में करने आई तो वैल्यू पुट करते थे। हाँ वो भी ठीक है, मैं इस तरीके से करता हूँ कि तुम लोगों को पता चले कि क्यों हमें वहां पे जाना पड़ा। अब हमें पता है तो हम सारी वैल्यूज पहले निकाल सकते हैं, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है, ओके बेटा। यस नेक्स्ट। तो ये फिर और डिस्कस करेंगे जब सभी कर लोगे इस एक्सरसाइज को, अगर कोई डाउट आएगा तो डिस्कस करेंगे। अब nth टर्म हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, शायद पिछली क्लास में मैंने एंड किया था nth टर्म ऑफ द एपी और जनरल टर्म ऑफ द एपी और लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। sum of first n terms of NAP। तो ये भी आप लोग वैसे तो 10th क्लास में पढ़ चुके हो,
यानी अब यहां बात होगी सीरीज ऑफ द एपी की। तो एपी की सीरीज क्या थी? ए प्लस डी। काव्या, कोई डाउट? नो यस बेटा, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो एपी की सीरीज क्लियर हुई। जो एपी की सीक्वेंस थी उसमें हमने किससे रिप्लेस कर दिया? प्लस से रिप्लेस कर दिया, तो कोरोस्पॉन्डिंग सीरीज आ गई। तो ए प्लस बी, ए प्लस 2d अप टू सो ऑन, लास्ट है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आप इस सीरीज का सम निकालना चाहते हो, भाई फर्स्ट 10 टर्म का सम, फर्स्ट 20 टर्म का सम, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, तो the sum is denoted by Sn, the sum of first n term, first 3 terms, first 5 terms, तो n से रिप्रेजेंट होता है। और इसका फॉर्मूला है n/2, और 10th में इसकी डेरिवेशन थी, अब इसको करने की जरूरत नहीं है। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और टर्म्स बाकी आप सबको पता है कि Sn रिप्रेजेंट सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स, n रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस। पहला फॉर्मूला ये है। और दूसरा फॉर्मूला अपने पास है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, वेयर l रिप्रेजेंट लास्ट टर्म, that is L is equal to a plus n minus 1 into d। तो ये लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है जब आपको एंड में टर्म गिवन, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना देता है। ठीक है, करेक्ट। मान लो जैसे सम किया गया 2 4 6 9, इस तरह, मतलब एक एपी बनाई गई 2 4 6 8 अप टू सो ऑन प्लस 20। कह रहा अब इसका टोटल बताओ, तो आपको लास्ट टर्म पता है कि वो 20 है, बस पोजीशन पता हो तो आप एल की जगह 20 को रिप्लेस कर सकते हो। तो ये क्या करता है कि अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल कर देता है। बाकी आप फॉर्मूला जो पहला वाला है वो दोनों केस में यूज कर सकते हो, अगर लास्ट टर्म गिवन है तब भी यूज कर सकते हो, नहीं गिवन है तब भी यूज कर सकते हो। बट ये फॉर्मूला इसलिए आना चाहिए लास्ट टर्म वाला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सीधे लास्ट टर्म गिवन होती है, तो उसकी हेल्प से आप n को डायरेक्टली निकाल सकते हो या a को डायरेक्टली निकाल सकते हो। कुछ ऐसे कंसेप्ट्स बनते हैं जो 10th में भी तुम लोगों ने किए थे। तो जैसे क्वेश्चन आता रहेगा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद है बच्चों सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, ये ध्यान रखना है। जो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स है वो ज्यादातर 3 और 4 टर्म्स में पूछा जाता है। जैसे कहता है इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, ठीक है, तो ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3, यानी 3 टर्म्स इन एन एपी। एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, तो हमेशा याद रखो अगर 3 और 4 टर्म्स की बात करेगा तो जो मैं सिलेक्शन बोल रहा हूं इसको आपको लेना है, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी। आप सिंपल एपी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं सिंपल एपी नहीं ले सकते कि जैसे वो 3 टर्म्स बोल रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई ए प्लस डी ए प्लस 2d, बस थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और अभी जो हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो कैसे। सर वही जो कंसेक्यूटिव नंबर वाला था। हाँ ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन एपी। यस सर, वही वाला क्वेश्चन सर, जिसमें जो लगातार 4 नंबर दिया रहता है तो उसमें ए और डी निकालना होता था। हाँ ठीक है, उसके बाद एम टर्म या कुछ निकालते थे, वही वाले हैं। हाँ जैसे बेटा जब भी ये बोला जाए ना सम ऑफ द 3 टर्म्स इज दिस वन, सम ऑफ द 3 टर्म्स इन एपी इज दिस वन, और कुछ और रिलेशन देगा, सम जरूर देगा, सम ऑफ 4 टर्म्स, ये कंडीशन जरूर दी जाएगी। सिलेक्ट तब समझ जाओ
कि ये सिलेक्शन आपको फायदा दे सकता है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट कह रहे हैं सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स इन एपी, सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स इन एपी, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। ओके बेटा, ठीक है, अभी रूपांशी ठीक है। सही है सर। ये जो मैंने बात की बेटा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी, तो हमने ये 10th क्लास में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड आउट किया है, उसका बस फॉर्मूला मैंने लिखा है कि सम ऑफ एपी क्या कैसे निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला तो था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला था अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो n/2 इंटू a प्लस एल, जहां पर कि l रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म। ठीक है ना, ये 10th का ही पार्ट है। अब आता है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स। मैंने बताया कि अगर वो कहता है द सम ऑफ 3 टर्म्स इज दिस वन, तो इस तरह का सिलेक्शन आपको फायदा देगा, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है आप दूसरा मेथड नहीं कर सकते कि भाई ए प्लस डी ए प्लस 2d नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, बट कैलकुलेशन फिर आपके ऊपर है, आपको करनी पड़ेगी। तो यहां जब आप सिलेक्शन लेंगे तो सिलेक्शन लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इस तरीके से आप 3 टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर देखो जैसे कह रहा है सम सपोज है 15, तो इन तीनों को जरा टोटल करो, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, देखो d और d 0 हो गया, 3a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 5, आराम से निकल गई वैल्यू। ठीक है ना, एक वेरिएबल तो निकल आया। और अच्छा, दूसरी गलती क्या होती है कि जब हम a और d निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा अभी समझाता हूं रिवान, जब हम a और d निकाल लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि AP बनाते हुए लिखते हैं a प्लस डी ए प्लस 2d, वहां हम गलती करते हैं। यहां हम AP ये ले रहे हैं a माइनस डी ए प्लस डी, तो आपको टर्म्स भी इसी से निकालनी है कि फर्स्ट टर्म है a माइनस डी, सेकेंड टर्म है a और थर्ड टर्म है a प्लस डी। दोबारा से देखो, मैंने यहां बात की बेटा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन AP, ये वाला जो मेथड है, या कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कैलकुलेशन से बचाने के लिए। ठीक है, और ये ज्यादा अच्छा रहता है इसको यूज करना। जब भी ये बोला जाए द सम ऑफ द 3 टर्म्स आर इन एपी, या कोई भी ऐसा सिचुएशन बने जहां 3 वैल्यूज आए और एपी में हो और सम गिवन हो, तो हमेशा सिलेक्शन यही पैटर्न लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, a माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, अब देखो कैसे एपी में है, a2 माइनस a1 जरा करो, a माइनस डी, व्हाट इज द आंसर, डी। a3 माइनस a2 करो, a प्लस डी माइनस ए, आंसर इज डी। तो उस दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, देयरफॉर टर्म्स आर इन एपी। ठीक है, सेकंड सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स इन एपी, a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d। सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स, तो सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स जब आप लेंगे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे। और अगर इसके, वैसे तो इसके ऊपर कभी क्वेश्चन बनता नहीं, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है तो सिंपल एपी ले लो, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d। ठीक है, अब जरा चेक करो, a2 माइनस a1 क्या आंसर आएगा, 2 इंटू डी, a3 माइनस a2 2 इंटू डी, a4 माइनस a3 2 इंटू डी। ठीक है, क्लियर, तो 2 इंटू डी सबके कॉमन डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं, देयरफॉर टर्म्स आर इन एपी। तो अभी तक जितनी हमने डिस्कशन की, कितने लोगों को समझ में आ गई, ये सब 10th क्लास है। हाँ जी बच्चों, फटाफट देखो। सर आप एक एग्जांपल दे सकते हो क्या सिलेक्शन ऑफ ठीक है। टर्म इन एपी? ठीक है बेटा, अभी डिस्कस कर लेता हूं। मान लो हमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है, if
angles of the triangle या of a triangle are in AP and their product is, suppose कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, their product is, मैं जरा एक वैल्यू ले रहा हूं फिर बताता हूं। या एक काम करते हैं, चलो यही लिख देते हैं, 18,000 डिग्री, देयर प्रोडक्ट इज 18,000 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। ये आपको क्वेश्चन दिया गया कि भाई एक ट्राइंगल के एंगल्स एपी में हैं और उन एंगल्स का जो प्रोडक्ट है वो 18,000 डिग्री है, तो आप बताओ वो एंगल कौन कौन से, कितने कितने डिग्री के हैं। वैसे तो यहाँ आंसर आपको दिख रहा है 30, 60 और 10, ये इसका आंसर है। ठीक है, निकलेगा कैसे? लेट द एंगल्स बी a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, ये आपके पास a माइनस डी डिग्री, a डिग्री, a प्लस डी डिग्री, ये हमने एंगल्स ले लिए। अब इसमें सम उसने बोला नहीं, बट हमें ये पता है कि अगर ये ट्राइंगल्स के एंगल हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी जरूर लगेगी, तो मैं यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी डाल सकता हूं। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, d एंड d कैंसिल आउट, ये आ गया बेटे 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो एक वेरिएबल आपने आसानी से निकाल लिया, और यही क्वेश्चन अगर आप ऐसे लेते a प्लस डी और a प्लस 2d, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलती। ठीक है, जो कि बनाती 3a प्लस 3d, आई थिंक 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 180, 3 कॉमन लेते, a प्लस d इज इक्वल टू 60, तो हमें ये रिलेशनशिप मिलता। ठीक है, लेकिन यहां डायरेक्ट आपने वेरिएबल निकाल दिया। अब इसका फायदा क्या है? क्या दूसरी कंडीशन कहता है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो है 18,000 डिग्री, लिख दिया। अब अगर ये एक एक्सप्रेशन होती तो वहां से आपको वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी पड़ती, भाई डी की वैल्यू निकालते या ए की वैल्यू निकालते। बट यहाँ फायदा क्या मिलेगा कि आपने सीधे ए की वैल्यू रखी 60 माइनस डी, 60 प्लस डी इज इक्वल टू 18,000। 60 गया बच्चों डिनोमिनेटर में, और ये आ गया 60 माइनस डी, 60 प्लस डी इज इक्वल टू 18,000 अपॉन 60। ठीक है, कैंसिल आउट, 6 3 300। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 300। इसको सॉल्व किया, 3600 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 300। नाउ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3601, डी स्क्वायर हमने ले लिया, ए हमें मिला है 60 और डी वैल्यू हमने ये डाल ली है। अच्छा, यहाँ शायद मैंने गलती कर दी है कि 18,000 ले तो लिया, लेकिन मैंने ये चेक किया ही नहीं कि तीनों एपी में है, ये मैंने गलती कर दी है। रुक जाओ बच्चों, यस सर, तीनों अलग अलग आ रहे हैं। हाँ, तो ये आपका आएगा 60 माइनस 30 आएगा, एक और हमें वैल्यू लेनी चाहिए, और मैंने गलती कितनी करी है, 60 30 90 और 10 100, और ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, ये मैंने कमाल का एग्जांपल ले लिया। 3300 है, वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है किसी को। इसको 90 लो, ठीक है ना, तब सही रहेगा। तो अपने पास आ गया 9 3 27, 27 इंटू 6। अब मल्टीप्लाई करो, ये प्रोडक्ट गलत हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ये अपने पास आ गया 9 3 27, 6 7 42 और 6 2 12 और 4 16। अब सही है ना? Yes. ठीक, हाँ। तो अब आते हैं, तो कभी कभी ऐसे बड़े बड़े कमाल हो जाते हैं। तो वैल्यू अपने पास आ गई 162, ठीक है, 1,62,000। ये सारी चीजें हटा देते हैं। 1,62,000 डिवाइडेड बाई 60, 6 पे जा सकता है, 6 2 12, 6 7 यानी 2700. 2700। इधर भी आ गया 2700, 2700 और ये आ गया बच्चों 900। अब डी निकालते हैं, कितना आ जाएगा? √900। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी इज 30. इक्वल टू ±30। अभी देखते हैं, अभी तो वेरिएबल था ना, तो ±30 डी आ गया। अब अगर ए अपने पास है 60 और डी अपने पास है 30, ए है 60 और डी है 30, तो रिस्पेक्टिव एंगल ए माइनस डी, 60 माइनस 30, डिग्री बाद में लगा लेंगे, फिर 60 एंड 60 प्लस 30। तो देखो आंसर क्या आया? आंसर आया 30, 60 और 90। और सेकंड केस, इफ ए 60 एंड डी इज -30। अब देखो एंगल अभी भी निकाल के दिखाना है, ए माइनस डी, 60 माइनस और माइनस प्लस 30, ए 60 फिर ए प्लस डी यानी 60 माइनस 30। तो कितना आंसर आया? 90, 60, 30। दोनों पेयर दिखाना है, क्योंकि एपी में कोई जरूर नहीं कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव ही हो। अब देखो बच्चों, अब समझे क्या Yes, sir. क्या यूज है इसका? अगर यही एक्सप्रेशन होती तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाता? Yes, sir. ठीक है, अब मुझे बताओ कौन कौन समझ गया? अब हैंड रेस करो। और जो सर जो 5 होता है उसमें a-2d से लेकर a+2d तक लेते हैं. हाँ, लेकिन 5 वाला जो है ना वो डायरेक्ट ही ले लो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बनेगा ना वो आपको डायरेक्ट लेने पे बहुत फायदा करेगा। वैसे ज्यादातर ये होता है कि आप इस तरीके से सोचते हैं कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आप टर्म्स ऐसे लीजिए कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो ऑड आना चाहिए। जैसे हमने a माइनस डी, ए और a प्लस डी लिया, अब आप सॉल्व करो तो आपको d मिल रहा है 1 इंटू डी, और जब आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स 4 ले रहे हो तो आपको डिफरेंस 2 इंटू डी मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन 5 तक जाने के, जब 5 तक वो बोले तो ज्यादा बेटर है कि आप जो टर्म्स है वो सिंपल ही ले लो, क्योंकि जरूर एक्सप्रेशन ऐसी देगा कि सिंपल लेने से ज्यादा इजी रहेगा। अभी दिखेगा वो भी तुम मॉक एक्सरसाइज में। तो यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट? सिंपल लेने का मतलब? हाँ जी, सर सिंपल लेने का मतलब? जैसे आपकी सिंपल सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, आप ऐसे ले लो। इसको भी ऐसे लिख किया जा सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, सब बट बड़ा बन जाए. हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन को इजी बनाता है इसलिए हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स भी खत्म हो गया। अब 11th में जो नई चीज पढ़नी है, यहां तक सब कुछ 10th क्लास था। अब 11th में आपको पढ़ना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ठीक है, जो 11th का टॉपिक है। फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, पहले मैं अर्थमेटिक मीन पढ़ा दूं। जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एएम, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन तुम लोगों ने पढ़ा है स्टैटिक्स के भी अंदर, वहां पे क्या था? ये एवरेज। ठीक है, एवरेज को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, मीन जिसको बोलते हैं वही है अर्थमेटिक मीन।
बट यहां पर अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि इंसर्ट numbers between two number so that the resulting sequence form an AP. ठीक है, क्या बोल रहा है कि insert numbers between two numbers so that the resulting sequence form an AP. मतलब जैसे मान लो आपको दो नंबर दे दिए गए, सपोज 2 और 5, कह रहा है इनके बीच में तीन नंबर ऐसे आप फाइंड आउट करो जिससे कि वो तीन नंबर और ये दो, टोटल कितने हो गए 5, ये पांचों एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना दो या रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। ठीक है, करेक्ट। तो पहले मैं इसमें इसका मीनिंग लिखूंगा अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, फाइंड एन नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स so that the resulting sequence form an AP। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी है, एक है सिंगल अर्थमेटिक मीन और एक है एन अर्थमेटिक मीन। तो इनके बीच में जो आप नंबर निकालते हो उन्हें अर्थमेटिक मीन बोला जाता है। ठीक है, इनके बीच में जो आप नंबर निकालते हैं उन्हें अर्थमेटिक मीन बोला जाता है। देखो कैसे, हम दो नंबर लेट करते हैं। पहली टाइप है बच्चों इसके अंदर सिंगल अर्थमेटिक मीन, सिंगल एएम बिटवीन टू नंबर्स। और बिल्कुल ध्यान से इनका कॉन्सेप्ट समझ लेना क्योंकि इतना स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ और भी हैं इसमें क्वेश्चंस। सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, इसका मतलब है फाइंड अ नंबर बिटवीन नंबर ए एंड बी सो दैट resulting sequence form an AP। कह रहा है ए और बी दो नंबर हैं, इनके बीच में एक नंबर बताना है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल अर्थमेटिक मीन। एक नंबर ऐसा सर्च कर दो जिससे कि ये तीनों एपी में बन जाए। तो अब इस कॉन्सेप्ट को देखो, लेट द नंबर बी कैपिटल ए। ठीक है, let the number between A and B be capital A। ये हमने वो नंबर ले लिया, तो आपने लिखा A, कैपिटल A और B, ये तीन नंबर। कह रहा भाई A की क्या वैल्यू हो कि ये तीनों AP में है। अभी ये मान करके चलो कि ये तीनों AP में, अगर ये तीनों AP में है तो इसका मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होगा या नहीं? ये बात मुझे बताओ। Yes, sir. तीनों टर्म एपी में है तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। दिस इंप्लाइज A प्लस A इज इक्वल टू B प्लस A। दिस इंप्लाइज 2A 2 into A is equal to A plus B, B plus B, same thing. This implies A is equal to A plus B by 2. This implies single arithmetic mean is A plus B by 2. हाँ जी, अब बताओ कोई कुछ कह रहा था? सर ये फॉर्मूला 10th क्लास में था। 10th क्लास में नहीं था ये, वो असाइनमेंट में क्वेश्चन था तो मैंने बताया था तुमको। ठीक है, बाकी अर्थमेटिक मीन नहीं था। A प्लस बी बाई 2, क्लियर हुआ? अब जैसे मान लो हमें फाइंड आउट करना हो, फाइंड अ अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 3। फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 3, बस सिंगल, कोई टर्म नहीं लिखेगी। 3 अर्थमेटिक मीन, 4 अर्थमेटिक मीन,
तो कह रहा है 2 और 3 के बीच में एक अर्थमेटिक मीन बताओ आप। तो अर्थमेटिक मीन आप चाहो तो प्रोसेस याद रख सकते हो जो मैंने अभी समझाया है, आप चाहो तो फॉर्मूला याद रख सकते हो a + b/2, यानी 5/2 अर्थमेटिक मीन, यानी वो नंबर होगा इन दोनों के बीच में जिससे कि ये आ जाएगा एपी में। देखो चेक करके बताता हूँ, 2, 5/2 और 3, a2 - a1 निकालो जरा आंसर। 5/2 - 2 आंसर इज 1/2। अब निकालो a3 - a2, 3 - 5/2 आंसर इज 1/2। हो गया ये? Yes, sir, यही आ रहा है। अब देखो फटाफट, समझा पाया मैं? समझ में आया सबको? Yes, यस sir. सर। ठीक है, अगर क्लियर है तो हैंड रेस करो, फिर हम बढ़े आगे। मैं चीज पूछनी थी, मैं 10th क्लास में से कुछ सिलेबस डिलीट हो गया था, तो उसमें से हमको कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मतलब 11th क्लास के लिए। देखो बेटा, जो सिलेबस डिलीट हुआ है वो इस प्रॉब्लम की वजह से डिलीट हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कोई एंट्रेंस पेपर देंगे तो उसमें ये सिलेबस नहीं आएगा, उनको उससे मतलब नहीं है। ये फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए, ठीक है। और यस। हाँ, तो इसलिए आप अगर पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ें, और फिलहाल स्कूल के पेपर के हिसाब से आपको उन सब चीजों को नहीं पढ़ना। अब जैसे इसमें स्पेशल सीरीज जो है वो डिलीटेड है, ठीक है, सिर्फ एपी और जीपी है, स्पेशल सीरीज नहीं है सिलेबस में इस साल के लिए, या पिछले साल भी ऐसे डिलीट हुआ था, ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो बाकी जगह नहीं आएगा। अभी डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हो, ठीक है। हाँ जी, लव इतना लेट क्यों ज्वाइन किया भाई? सर किया था बीच में, सर डिस्कनेक्ट हो गया था, फोन स्विच ऑफ हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। दिया, दृष्टि आप हैं दिया? ठीक है, कंफर्म भी करते रहा करो जो भी कुछ नया नाम रखते हो। बढ़े आगे। अब आते हैं बेटे एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब इसमें तुम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ जाओगे। अब इसने ये कहा कि ए और बी हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, उनके बीच में 5 ऐसे नंबर आप बताओ जिससे कि पूरी की पूरी सीक्वेंस एपी में हो जाए, ठीक है। ए और बी हमने दो नंबर ले लिए, मैंने 5 बोला, 7, 9, 2, 3, मोर देन 1 जब भी हो तो समझ जाओ एन अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट लगना है। तो अभी हम एन नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने अर्थमेटिक मीन लिए A1, A2, A3 और फाइनली AN। ये एन अर्थमेटिक मीन हो गए, ठीक बच्चों, मेरी बात समझ गए? जो इन नंबर के अलावा आप नंबर सर्च करते हैं इनके बीच में, उन्हें ही अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अगर एक नंबर सर्च करते हैं तो वो सिंगल अर्थमेटिक मीन है, मोर देन वन सर्च करते हैं तो वो एन अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट है। क्लियर? अच्छा, अब मुझे तुम लोग मैसेज करो कि जो आपने ये एपी या जो मैंने ये एपी बनाई है इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं? सभी आंसर करो, मैसेज करो फटाफट। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी। ठीक है रूपांशी, लिखते जाओ सब। अभी मैं ये कुछ नहीं कहूंगा सही है गलत है, बस आप लोग आंसर करो। ठीक है, सर हमें ए एन टर्म्स दी थोड़ी ना, या कितनी? मैंने लिख किया ना, एन नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन ए एंड बी।
तो हाउ मेनी टोटल टर्म्स इन द गिवन एपी? एपी ए से लेकर के बी तक है। एपी तो इसी को बोलेंगे ना, द रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। ओके, ठीक है, लिखते जाओ। जल्दी जल्दी आंसर करो, आगे भी बढ़े हम। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द रिजल्टिंग एपी। एपी शुरू होगी ए से लेकर के बी तक। हाँ जी, करो आंसर जल्दी। रिवान, लव, खुशी, करो आंसर। भारवी, जल्दी लिखो, शांति से नहीं बैठना। बेवकूफ बनना सीखो। बेवकूफ का मतलब आंसर करना सीखो। इससे डरो मत, गलत है या सही है। डांट सुना करो सबकी, गलत है तो डांट सुनो। ये नहीं मैं तो कुछ जी बोलूंगा ही, मिडिल क्लास हूं मैं क्यों बोलूं। पढ़ाई में मिडिल क्लास मत बनो, पढ़ाई करो। जल्दी। ये तो आंसर कर दिया रिवान। मैं पूछ रहा हूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मेरा क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। हाँ जी अनुशिखा, आंसर कर दिया, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। आकृति, अनुशिखा, सात्विक, बस 3 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और बाकी सब के आंसर गलत है। अब समझो क्यों गलत है। सबसे पहली बात बच्चों ये देखना है, मैंने पूछा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, an + 2 नहीं। अगर आप यहां पर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन n, तो ये मिडल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n। मिडल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं n। ये काउंटिंग करके ये मत लिख दो 1 2 3 4, अप टू सो ऑन दिखा रहा है, ठीक है। और अभिनव इतना कमाल का आंसर क्यों सर? 3 टर्म्स कहां से आ गई? ये आ गया n टर्म्स है। इसके बाद बाहर 2 टर्म और हैं, तो टोटल एपी में कितनी टर्म्स हो गई? क्या n+2 टर्म्स नहीं हो गई? कौन कौन एग्री करता है? हैंड रेस करो। मैंने समझा दिया या नहीं? सर मैं बोलने वही वाला था, वो हर बार ही गलत हो रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत करके इंसान सही करता है। भारवी, दृष्टि, जो कुछ करेगा ही नहीं वो क्या करेगा? सर मुझे नहीं पता था कि ए और बी को भी इंक्लूड करना है। मैंने बोला बेटा मैंने बार बार आप लोगों को कहा कि जो एपी है वो ए से बी तक है ना। तो अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक एपी में, कोई बात नहीं, गलती से कोई परेशानी थोड़ी है कि गलत किया, आंसर नहीं दिया वो बड़ी गलती है, ठीक है। भारवी, दृष्टि, लव, मैं ये मानता हूं कि जब सर मैं तो जिस बोली वक्त क्या बोलूं सर? ठीक है, देखो जब आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करेंगे तब आप सीखना शुरू करेंगे। अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे क्या? आंसर कोई दे रहा है, तुमने तो जरा सा सोचा भी नहीं कि मैंने क्या, जैसे जिसने आंसर नहीं दिया उसने तो जरा सा अपने दिमाग पे जोर भी नहीं लगाया कि इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, मुझे आंसर देना है कि नहीं देना, चुपचाप बैठा हुआ। तो उसने तो अपने दिमाग का 1% भी इस्तेमाल नहीं किया। मतलब उसका तो क्या कहते हैं उसे, हिंदी में कहते हैं शून्य में उसका दिमाग है, बस वो देख रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा। गलत करेगा तब भी तो कुछ सोच के ही गलत बोलेगा कि हाँ ये मैंने सोचा था। अब जैसे उसने 3 आंसर दिया तब भी कुछ तो सोचा होगा कि हाँ 3 मैंने क्यों दिया। अब उसको अपनी गलती पता चलेगी तो ये बाकी के लिए वो प्रिपेयर हो जाएगा, कोई भी हो, चाहे बिल्कुल एकदम ही बेकार आंसर हो। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि चुप बैठो, आप लोग आंसर करो,
उसे पता चलता सोच क्या रहा है कोई। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करना जरूरी है। जब पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो तुम्हारे चांसेस तो जीरो हो गए किसी भी चीज में। तो ये चीज सबको सीखनी है पढ़ाई में। जब आप क्लासरूम में बैठे हो तो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है, क्या मैं बताऊं। कई बार आता है नींद आती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, नहीं मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना है भाई, मेरे को समझना है। ये नहीं कि नींद आ रही तो सोते जा रहे हैं। भाई हम लोग भी कभी कोई चीज मीटिंग वगैरह जब चलती है ऑनलाइन में तो नींद आ रही होती किसी किसी की बातें सुन करके, लेकिन फिर भी एक्टिव होते, नहीं नहीं यार तो सुनना है, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, तो फिर एक्टिव हो जाते हैं। ये तो भाई ह्यूमन बिहेवियर है भाई। जब उसको समझ में नहीं आई, ये मत सोचो कि मेरे को समझ नहीं आता तो सो रहा हूं। वो तो ह्यूमन बिहेवियर है। कभी कभार बोरिंग लगने लगता है तो सोने लगता है, लेकिन उसको जागना चाहिए कि नहीं मैं गलत सो रहा हूँ। ठीक है, वो तभी करेगा जब वो सामने वाले के सुन करके आंसर देने की कोशिश करेगा कि भाई मेरे को आंसर देना है, इन्होंने जो भी पूछा है, क्या दिमाग लगाना है, बोल क्या रहे हैं। तो ये ध्यान रखो सभी। तो इससे कभी परेशान मत हो, गलत हो कोई बात नहीं। तो यहां तक हम लोग आ गए बच्चों। अब बात ये हो रही कि अगर एपी बतानी है मुझे, जैसे A1 मुझे बताना, ध्यान रखना A1 क्या है। A1 इज फर्स्ट अर्थमेटिक मीन बट सेकंड टर्म ऑफ द एपी। ध्यान दो बच्चों, A1 इज फर्स्ट अर्थमेटिक मीन बट सेकंड टर्म ऑफ द रिजल्टिंग एपी। करेक्ट। तो अगर मुझे A1 निकालना है, A मुझे ऑलरेडी पता है, तो मुझे कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। अब बस अगर मुझे इसमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो मैं सारे के सारे टर्म्स बता सकता हूं। ठीक है, देखिए अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगी। जो इसकी लास्ट टर्म है यानी बी, लास्ट टर्म का मतलब है जो n+2th पोजीशन पर है वो है बी। लास्ट टर्म की पोजीशन क्या है, n+2th टर्म, यानी a n+2 कितना है b। अब a n+2 को अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं तो मैं लिखूंगा a + n+1 इंटू डी इज इक्वल टू b। पोजीशन है n+2, तो d के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो एक कम हो जाएगा। बात ठीक है। और जिसको ये बात नहीं समझ में आई वो ऐसे लिख सकता है n-1 इंटू डी। n is n+2 -1 into d, answer is n+1 into d is equal to b. This implies n+1 into d is equal to b minus a. This implies d is equal to b minus a upon n+1. अब बच्चों इस बात पे ध्यान दो कि भाई a आपको पता होगा, b आपको पता होगा, n भी पता होगा। वो बोलेगा ना 5 नंबर्स बिटवीन 2 and 3, 7 नंबर्स बिटवीन 5 and 9, जो भी देना चाहे। तो देखो सारी बातें पता है, d आप निकाल सकते हो। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कोई ये फॉर्मूला मत रटो जो मैंने अभी फॉर्मूला निकाला है। d कॉमन डिफरेंस हो गया ना एपी का। ओके ओके। तो भाई ये एक एपी है, एपी है तो बी कौन सी पोजीशन पर है, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म है तो इसमें कुल टोटल टर्म्स कितनी है, n+2, यानी बी कौन सी पोजीशन पर है, n+2th पोजीशन पर है। बात ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये फॉर्मूला याद रखो, आप प्रोसेस देखो और ऐसे प्रोसेस फॉलो करो। मैं भी क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा तुम लोगों को इस प्रोसेस। अच्छा जी, डी तो निकल गया। जब डी निकल गया तो क्या आप A1 नहीं निकाल सकते। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, A1 की क्या पोजीशन है, सेकंड पोजीशन। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इज a plus d। टर्म ऑफ द एपी। तो ये बना आपका a + d। a आपको a ही रखना है और d आपका हो गया b - a upon n+1। देखो पहला निकाल लिया। अब बात करता हूं A2 की। A2 कौन सी है, थर्ड टर्म है, तो a + 2d। अब क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं। ऐसे कहते हैं इधर 1 है तो d के इधर भी 1 होना चाहिए, इधर 2 है तो d के इधर भी 2 होना चाहिए। ऐसे मत याद किया करो कभी भी, रट्टाफिकेशन नहीं। ये ध्यान रखो कि उसकी पोजीशन क्या है। अभी मैं तुम लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा कि क्यों ये बातें हम समझ रहे हैं। फिर हम बात, अब d की वैल्यू रख दो, a + d की वैल्यू हो गई b - a upon n+1 और 2 इधर प्रोडक्ट है। फिर A3 की बात करूं तो कौन सी टर्म है ये, फोर्थ टर्म। देखो फोर्थ टर्म, तो क्या फॉर्मूला आएगा, a + 3d
a as it is plus 3 b minus a upon n plus 1 up to so on। ये पूरी आप डेरिवेशन देख रहे हो। अगर मैं an की बात करूं, an, अब आप लोग मुझे मैसेज करो कि जो an है इसकी ap के हिसाब से क्या पोजीशन है, कौन से नंबर पर आता है। जैसे a1 फर्स्ट पर आता है, a1 सेकंड पे आता है, a2 थर्ड पे आता है, a3 फोर्थ पर आता है, तो an कहां पर आएगा, n की क्या वैल्यू होगी। ठीक है काव्या, वेरी गुड। सात्विक, आकृति, और सोचो an कहां पे आएगा, an मैंने ये पूछा है a1 a2 a3, तो an किस नंबर पे आएगा। जैसे a1 1 2 पे आ रहा है, a3 a2 3 पर आ रहा है, a3 4 पर आ रहा है, तो an कहां पर आएगा काउंटिंग में। लिखते जाओ फटाफट सभी। ओके ओके ठीक है। तो बहुत लोगों ने आंसर दिया है n-1 और n, बट राइट आंसर इज n+1, जिसमें कि आंसर है गोविंद का सही आंसर, अनुशिखा का करेक्ट है, काव्या का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब सर मैंने तो भेज दी। हाँ, कैसे n+1 आंसर आया। अच्छा, पैटर्न नहीं पकड़ा तुम लोगों ने कि अगर a1 है सेकंड पोजीशन है, तो जो बेस है वो एक ज्यादा नहीं हुआ, पोजीशन एक ज्यादा हो गई बेस से। 2 तो 3 है, 3 तो 4 है, तो an है तो कौन सा होगा, n+1 होगा। अच्छा, वैसे काउंटिंग बताऊं तो अगर 1 से काउंटिंग करते हो a1 a2 a3 तो n तक जाएगा, ये n1, बट a वाला अगर जोड़ दो तो कितना हो गया, n+1। अब कौन कौन समझ गया मेरी बात, हैंड रेस करो। क्या सही है बातें मेरी, या ऐसे ही हवा में चल रही है। मेरा नाम ले थे, मैंने तो लिखा ही नहीं था। नहीं, तुमने लिखा था n+1, काव्या था, कौन था, आकृति, हाथ रखा है काव्या, n, अच्छा n+2 तूने आंसर किया था। अच्छा अच्छा, मैंने उसको n+1 पहले वाले का था। ओके ओके ओके, यस। टोटल टर्म को n आप ले नहीं सकते बेटा, गलत हो गया ना। टोटल टर्म तो यहाँ n+2 है, आपको इसके हिसाब से बताना है। यही तो मैं समझा रहा हूं कि आपको ये देखना है कि मैं बोल क्या रहा हूं, इसीलिए मैं इसकी डेरिवेशन कर रहा हूं। नहीं तो बहुत सारे लोग इसके क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं, तो ये पहले समझो कि बात क्या हो रही है क्वेश्चन में। ठीक है ना, समझ गए कि बात या नहीं। अच्छा, वैसे भी देखो, अगर b की पोजीशन n+2 है, ध्यान दो, तो उससे पीछे वाली टर्म कौन सी होगी, n+1 तो होगी। बहुत सारे तरीके हैं समझने के। अगर b n+2 पोजीशन में, तो उससे कंसेक्यूटिव भी तो है, एक पीछे n+1। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता हो तो, क्योंकि an की पोजीशन n+1 है, तो ये क्या बनेगा, a + n+1 - 1 × d, यानी a n × d। कितना आंसर आया, a as it is n, d की जगह आ गया b - a /n+1। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, लेकिन मैं डिस्कशन तब करूंगा जब मैं एक एग्जांपल करूंगा। पेज नंबर 184 पर आओ, एग्जांपल नंबर 8 पहले हम लोग करेंगे। एग्जांपल नंबर 8, और इसमें से कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बस प्रोसेस दिमाग में रखना है, और मैं वैसे ही करूंगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24। 3 और 24 के बीच में 6 नंबर्स निकालो, सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। इस तरह से वो 6 नंबर होने चाहिए कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में आए। तो ये हो गया अपने पास 3 और 6 अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, a1 a2 a3 a4 a5 a6 और लास्ट अपना है 24। ठीक है, कह रहा है इनकी वैल्यू बता दो, a1 a2 a3 a4 a5 a6। मुझे पता है कि भाई फर्स्ट टर्म मेरे पास है,
अगर मुझे कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो मैं ये सारी टर्म बता सकता हूँ, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब मुझे बताओ यहाँ टोटल कितनी टर्म्स है, लिखो जरा, मैसेज करो। वेरी गुड साथी, लिखते जाओ। करेक्ट, ये तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है बात। ठीक है, काउंटिंग से भी वैसे इन बिटवीन 6 और 2 एक्स्ट्रा 8। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 24? पोजीशन ऑफ 24 इज 8th पोजीशन। A8 इज इक्वल टू 24। अब A8 को क्या लिख सकते हो? दिस इंप्लाइज A plus 7D is equal to 24. This implies value of A is 3 plus 7D is equal to 24. This implies 7D is equal to 21. This implies D is equal to 3. देखो किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, और यही अब रेक्टिफिकेशन लगाओ कि कॉमन डिफरेंस होता है B minus A upon N plus 1. B is 24, A is, देखो B हो गया 24, A is 3, N हो गया 6 plus 1. आंसर देखो आ गया 21/7, 7 3 जा 21। वही मैंने प्रोसेस से निकाला। तो मैं क्यों याद करूं, या आप लोग भी क्यों याद करोगे, क्या जरूरत है ना? तो इसलिए प्रोसेस समझना है, याद नहीं करना। नहीं तो पेपर में आया और भूल जा रहे यार डी क्या था, B minus A था या A minus B था, N6 लिखूं या N8 लिखूं, अटक जाएंगे। ठीक है ना, वो जरूर गड़बड़ होती है। 6 फिर सब भूल जाएंगे कि बीच वाले को N बोलेंगे, हम कहेंगे टोटल कितने हैं 8 plus 1, जरूर गड़बड़ होगी। इसलिए प्रोसेस। D कितना आया 3। अब जब मुझे D पता चल गया तो मैं फिर इसमें क्यों जाऊं, A1 A2 A3, मुझे 6 नंबर बताने। तो पहला नंबर है 3, इन बिटवीन 3 में ऐड करते जाओ आप कॉमन डिफरेंस, 6 9 12 15, ठीक है, 18 21 और फाइनली 24। ये आ गए आपके सारे के सारे अर्थमेटिक मीन। ठीक है बच्चों, A1 A2 A3 लिखना चाहो तो कर सकते हैं, जो मैंने यहां समझाया आपको। तो डायरेक्ट कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। उसने तो नंबर आपसे पूछा है, आप नंबर बताएं, ये नंबर है जी। कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। दृष्टि एंड लव, क्लियर और नॉट? ओके, तो बढ़ते हैं आगे फिर। अब आओ बाकी के एग्जाम्पल्स पर। बच्चों पेज नंबर 182 आओ, एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। देखो 4th एग्जाम्पल कह रहा है इन एन एपी mth टर्म इज n। कह रहा है एपी में जो mth टर्म है वो n है एंड nth टर्म इज n। ये वैसे 10th में भी कर चुके हो, ठीक है। वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, फाइंड द pth टर्म। अगर आपको 2 पोजीशन टर्म गिवन होती हैं तो उसकी हेल्प से आप फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो या करते हैं। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों पता चल गए तो pth पोजीशन की टर्म निकाली जा सकती है। तो अब am की हेल्प से हम आगे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। am is equal to n, this implies a plus m minus 1 into d is equal to n। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। सेकंड बच्चों, an is equal to m, this implies an को लिख सकते हो a plus n minus 1 into d is equal to n। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को सिंपलीफाई करना है और d निकल के आ जाएगा, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। ये तो कुछ याद है 10th क्लास में? यस सर, एक एग्जाम्पल था ऐसा था। तो ये जो एक्सरसाइज है
इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सभी बच्चों ने 10th में कर लिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, माइनस माइनस माइनस। एलिमिनेशन मेथड सबको आता है, बताने की जरूरत तो नहीं है। यस सर आता है। सर आता है। आता है ना, ये कैंसिल आउट Yes. ठीक है, क्योंकि अब पढ़ना पड़ेगा, अभी चक्कर में कोई मत रहना, पेपर वेपर नहीं होगा। समझ कर सकते हैं। हाँ ठीक है बेटा, m-1 माइनस n-1 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा m-n इंटू डी इज इक्वल टू n-n, ठीक है ना। यस सर। अब d एज इट इज रहा, न्यूमरेटर से m कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, m-n अपॉन m-n. Now m-n and m-n are cancel out and value of d is equal to -1, ठीक है, value of d is equal to -1। अरे हिमांशी, तुम लोगों का टेस्ट रखा था? Yes sir. टेस्ट रखा था आप लोगों का? Yes sir. अच्छा अच्छा, रुक जाओ, अभी लीव कर दो बेटा, ठीक है। मेरे Okay sir. ध्यान से करके, मैं अगली क्लास, कल की क्लास में डिस्कस करता हूँ कब टेस्ट देना है, ठीक है। Okay sir. ओके बेटा। तो d अपने पास कितना आ गया बेटा, -1। पुट d in any one of the equation to find a। Put d in equation number 1, ठीक है। a plus m-1, एक मिनट बच्चों, मैं एक जरा मैसेज कर दूं बच्चों, बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे। अरे दीपांशु, आज अभी बेटा टेस्ट मेरे दिमाग से उतर गया था, तो अभी टेस्ट कैंसिल है तुम लोगों का, कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सर टेलीग्राम पे मैसेज डाल दो। हाँ मैं डाल देता हूँ, 2 मिनट बच्चों। बाय सर। ठीक है, तो हम पहुंच गए a प्लस m-1 और d की वैल्यू हो गई बच्चों -1 इज इक्वल टू n। ब्रैकेट ऑफ किया, a माइनस m+1 इज इक्वल टू n। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू m+n-1। तो हमें a भी मिल गया और d मिल गया, ठीक है। a और d हमने फाइंड आउट कर लिया एलिमिनेशन मेथड डाल करके। अब मुझे चाहिए pth टर्म, यानी pth पोजीशन की टर्म हमें चाहिए, तो pth टर्म हम निकाल लेते हैं इसकी। तो pth टर्म हो गई बेटे a प्लस p-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं m+n-1, ये अपने पास a की वैल्यू है, और d है अपना -1, m+n-1, m+n-1 plus p-1, d is -1, m+n-1 minus p+1, -1 + 1 0, ये आ गया m+n minus p, pth टर्म ऑफ द गिवन AP। चेक करना बच्चों, देखो फटाफट। कोई डाउट है तो डिस्कस करो, और क्लियर है तो हैंड रेज करो। यस
आसान है क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर, मतलब नया था। ठीक। ठीक है, अभिनव, भारवी, दृष्टि, कोई डाउट हो तो क्लियर करिए बच्चे। रिवान, लव, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, एमसीक्यू में आने लायक क्वेश्चन। फिफ्थ एग्जाम्पल कहता है बच्चों, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP इज दिस वन। Sn आपको गिवन है NP प्लस 1/2 nn-1 into Q, where P and Q are constant, find the common difference. Find the common difference. अच्छा, 10th में तो वैसे इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर Sn गिवन हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। कई जगह जैसे RD शर्मा वगैरह में देखोगे तो उसमें ऐसे लिखा रहता है Sn इज इक्वल टू an माइनस an-1, ऐसे भी लिखा रहता है। तो आपको उस फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है कि आपको फॉर्मूला निकालना हो, भाई Sn की वैल्यू निकालनी हो तो, और दूसरा जैसे an निकालना हो तो ये फॉर्मूला लिखा जाता है Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू an, ये लिख देते हैं भाई, nth टर्म डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो आप उस फॉर्मूले पर मत जाओ। अब तुम लोग यहाँ पर एक ट्रिक सीखो, अगर Sn दिया जाए तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना चाहिए। तो ये पेपर में नहीं लिखना है, यहां मैं नोट लिख दे रहा हूं। S1 का मतलब होता है A1, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, तो एक ही टर्म तो होगी, S1 A1 के बराबर होता है, ठीक है। और अगर आप S2 की बात करोगे तो ये दो टर्म के सम के बराबर होता है, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। ऐसे ही S3 की बात करेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3, हमारा इन्हीं दो में काम हो जाता है। अगर आपको Sn दिया जाए तो S1 है फर्स्ट टर्म, S2 है सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। तो आपको जो यहाँ क्वेश्चन दिया गया उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप S1 निकाल लोगे, यानी 1 इंटू पी प्लस 1/2 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्यू, 1 इंटू पी इज पी, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, आंसर आ गया पी, लिख देता हूं, तो ये आ गया पी, ठीक है। दिस इंप्लाइज A1 इज इक्वल टू पी, आपने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं बच्चों S2। S2 इज, अब n की पोजीशन पे 2 डाल दो, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म निकाल रहे हो, 2p प्लस 1/2 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू क्यू, 2 and 2 कैंसिल आउट, इट इज 2p, ये आ गया q। और S2 का क्या मीनिंग है, दिस इंप्लाइज A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2p प्लस q। अब A1 की वैल्यू आपके पास P हो गई, A2 एज इट इज 2p प्लस q, P जा करके राइट पर सब्ट्रैक्ट हुआ, A2 आ गया P प्लस q। जब आपको A1 मिल गया, आपको A2 मिल गया, तो व्हाट अबाउट D? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी P प्लस Q माइनस P, आंसर इज Q, कॉमन डिफरेंस इज Q। ये सबसे सही तरीका रहता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो जो मर्जी टर्म पूछो, व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ दिस, आराम से 8n निकाल सकते हो। मेन तो यही है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए। तो जब Sn दिया जाए तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। देखो 10 सेकंड दे रहा हूं, सोचो ध्यान से, कोई भी किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता है क्लियर करो। हो सकता है, ठीक है, अब तो स्कूल धीरे धीरे कोशिश हो रही है खोलने की, तो पेपर देने जाओ, इसलिए पढ़ाई करो। हाँ सर, पेपर देने सही है। अब तो तैयारी करो खूब, अच्छी बात है।
हाँ जी, अब जिसको समझ में आ गया हो बच्चों हैंड रेस करो, और डाउट वाले अनम्यूट करो और पूछो अगर डाउट है तो। इजी था क्वेश्चन, मेथड इजी है। सर जो चैप्टर है सिक्स्थ लीनियर इक्वालिटीज जो आना है या नहीं? इसमें तो नहीं आना बेटे, वो तो सेकंड टर्म में दे रखा है। सर हमको जो फ्राइडे को यूटी है वो उसमें दे रखा है। तो आता है या समझाऊं? सर उसमें जो एरिया बनाते हैं ना, मतलब ड्रॉ ड्रॉ करते ग्राफ, वो नहीं आता, मतलब आता है अच्छे से। कर लेना, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज करना, मैं देखूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। सिक्स एग्जांपल कह रहा है बच्चों कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान देना बच्चों, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दोनों की नंबर ऑफ टर्म सेम है लेकिन सम जो है वो अलग अलग है क्योंकि दो अलग अलग एपी है। जैसे सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द टू एपीज, 18 टर्म ऑफ द टू एपीज, 25th टर्म ऑफ द टू एपीज, तो n सेम है बट एपीज आर डिफरेंट। are in the ratio 3n plus 8 ratio 7n plus 15, find the ratio of their 12th term। कह रहा भाई उनकी 12th टर्म में रेशियो बताओ। मतलब आपको एक एपी के सम को मैं Sn से डिनोट कर रहा हूं और दूसरे एपी के सम को S-n से डिनोट कर रहा हूं। पहले मैं प्रॉपर क्वेश्चन की तरह लिख दूं, Sn रेशियो S-n आपको गिवन है 3n plus 8 रेशियो 7n plus 15, ये आपको गिवन है। दोनों के n टर्म्स के सम का रेशियो आपके पास है। आपसे रेशियो पूछ रहा है an रेशियो a डैश है, भाई उनकी nth टर्म, यानी इसने बोला है 12th टर्म, मैंने n लिख दिया, इनकी 12th टर्म में क्या रेशियो है, a12 रेशियो a डैश 12, ये आपको निकालना है। सम में गिवन है और an में फाइंड आउट करना। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। Sn अपॉन S डैश n, रेशियो को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15, ठीक है। अब Sn का क्या फॉर्मूला होता है भाई, अब क्योंकि दो डिफरेंट एपी हैं तो उनके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी आपको अलग अलग लेना है। n/2, इसकी फर्स्ट टर्म ले ली a प्लस n-1 इंटू डी, और नीचे S डैश n में लिया n/2 c प्लस, अच्छा ये गड़बड़ हो जाएगी है ना, a और कैपिटल A ले लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, नहीं तो d में कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको ले लेते हैं कैपिटल A प्लस n-1 कैपिटल D, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, इट इज इक्वल टू 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15, n/2 and n/2 कैंसिल आउट। अब सिचुएशन अपने पास आ गई a प्लस n-1, अच्छा मैं गलती करता जा रहा हूं और किसी ने पकड़ी भी नहीं, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। हाँ यस सर, ये है ना, तो ये आ गया 2a प्लस n-1 इंटू डी और होल अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू बच्चों 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15। अब क्योंकि मुझे टर्म में लेकर के जाना है भाई, रेशियो ऑफ 12th टर्म, 12th टर्म को आप कैसे लिखोगे, a12 कैसे लिखा जाएगा, a प्लस 11d, ये लिखा जाएगा। यहां 11 होना चाहिए और यहां a होना चाहिए, ना कि 2 इंटू a होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर मैं a12 लिखूं, मैं इसको थोड़ा सा रफ में लिख के दिखाता हूं, मैं अगर a12 लिखूं तो मैं लिखूंगा a प्लस 11d रेशियो कैपिटल A प्लस 11d। ये सभी लोग एग्री हो? ऐसे लिखूंगा,
क्योंकि मैंने पहली एपी की फर्स्ट टर्म स्मॉल ए और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी लिया है, दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी लिया है। ऐसे लिखेंगे। क्या वो सिचुएशन यहां बनाई जा सकती है? पहली चीज तो हमें यहां देखना चाहिए कि भाई ए के साथ आपको 2 को हटाना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं है। तो अब क्वेश्चन में अगला स्टेप क्या करना होगा? टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। और आर डी शर्मा में देखोगे तो उसका एक फॉर्मूला लिख देता है, वो नहीं करना आपको। आपको ऐसे समझना है स्टेप बाय स्टेप कि रिक्वायरमेंट क्या है मुझे, नहीं तो हम बहुत ही भयानक रट्टू तोता हो जाएंगे और शायद हम याद भी ना कर पाए, क्योंकि तोते के पास तो थोड़ी सी चीजें होती है ना याद करने के लिए। 2-4 लोगों के नाम याद कर लेता है, मिट्टू मिट्टू बोलने लग जाता है। हमारे पास तो बहुत कुछ याद करने के लिए। तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3n plus 8 upon 7n plus 50. This 2 and that 2 cancel out. कुछ तो हम पहुंचे a और कैपिटल ए तक, कोई इसके साथ मल्टीप्लाई नंबर नहीं है, वो बात अपनी सेटिस्फाई। अब मुझे यहां चाहिए भाई 11। जब तक यहां 11 नहीं होगा 12d नहीं लिख सकते। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि n को क्या रिप्लेस करूं कि यहां 11 ना जाए सारा सॉल्व करने के बाद? सर क्या ये सर होगा? 23। भाई n को मैं क्या रिप्लेस करूं कि ये पूरा का पूरा 11 हो जाए? 11 इंटू कितना? 23। वेरी गुड। अब मान लो ये बात ना समझ में आए, जल्दी मेरे को समझ में नहीं आ रही है, तो मैं एक रफ काम कर सकता हूं कि जो ये n-1/2 है ये 11 ले लेता हूं, क्योंकि मुझे इसे 11 बनाना है। क्यों 11 बनाना है? क्योंकि 8 12 बनाना है ना। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 22, 1 उधर चला गया 23। ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं कि भाई n-1 22, n इज इक्वल टू 23। ठीक है, समझ गए? अब ये हम काम करते हैं। तो आपने क्या किया? रिप्लेस या पुट n इज इक्वल टू 23 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ ही रखना पड़ेगा, दोनों तरफ आप n को बदल दो। अब आपके पास आ गया a प्लस 23 माइनस 1/2 इंटू डी अपॉन a प्लस 23 माइनस 1/2 इंटू डी इज इक्वल टू 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया a प्लस 11d और ये भी आ गया a प्लस 11d 23 इंटू 3, ये आ गया 69। एक मिनट बच्चों, सिक्सटी 69 प्लस 8 और नीचे आ गया बेटे 21, 14 और 2 16 प्लस 15। इसको लिख सकते हो आप a12 और इसको a-12, 12th टर्म ही है, 12th टर्म a प्लस 11d, a प्लस 11d 77 6 7 1 11 7 11 1 11 6 ratio is a12 ratio a-12 7 ratio 16। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। देखो जरा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 फटाफट देखो, और कोई डाउट हो तो क्लियर कर। समझ में आ गया तो हैंड रेस करो और इसकी प्रैक्टिस करो खुद इस क्वेश्चन की। गुड, वेरी गुड। भारवी और दृष्टि क्लियर?
यस सर। ठीक है, चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तुम लोगों का होमवर्क है 9.3 एक्सरसाइज। 9.3 है 9.2 है ये 9.2? 9.2 हाँ 9.2 पूरी ट्राई करनी है। अभी कुछ एग्जाम्पल रह गए बट वो सब ऐसे ही सेम। कितने बचे हैं एग्जाम्पल ऐसे, फटाफट देख तो। हाँ ठीक है, 7th एग्जाम्पल तो कुछ नहीं है, अर्थमेटिक मीन हो ही गया है। ओके ठीक है, 9.2 पूरी कंप्लीट करनी है बच्चों। ठीक है, चलो बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बच्चों, Hi, sir. बाय बेटा।